टॉपिक इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसके मुताबिक लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज m1 और m2 हैं। ये मैसेज डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इन दो मैसेज के दरमियान एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करती है, यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है विद द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। यानी कि ग्रेविटेशनल जैसे पुल ऑफ अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह तमाम इज्साम जो हैं, तमाम बॉडीज जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो एक दूसरे को एक जो है वो अट्रैक्ट करते हैं विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरफ डायरेक्शन में लगा रहा है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से -f के साथ डिनोट किया गया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है और इन दोनों का मैसेज m1 और m2 है। और देखें, जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट हो रही है, जो लग रही है इनके दरमियान, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मैसेज के प्रोडक्ट के। ये देखें, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान डिस्टेंस के। डिस्टेंस के किस तरह, यानी कि जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। यानी देखें ना, इनको करीब लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूर ले जाने से कम होगी। ठीक है, तो रेडियस के ये जो है डिस्टेंस के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइनली करके लिखेंगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 ओवर d स्क्वायर। देखिए, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास g आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये g को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट का मतलब ये कि हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है। और इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू चूंकि हमारे पास देखिए 10 की पावर -11 में है, देखिए इतनी कम है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन की फोर्स क्यों नहीं फील कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वो बहुत कम होती है, इतनी कम है कि हम एक दूसरे की अट्रैक्शन को जो है फील ही नहीं कर पाते। ठीक है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, जिसकी जिसके अंदर हम भी रोटेट कर रहे होते हैं, तो हमें भी इसी तरह क्यों नहीं फील होती, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से इतनी कम है कि ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, कि इतनी ज्यादा नहीं है कि इसको हम महसूस कर सकें, इसको हम फील कर सकें। ठीक है, ये लिखा हुआ है हियर जी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल जो है वो कांस्टेंट भी कहते हैं ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हमें हर जगह सेम होती है। इन ऐसा यूनिट इट्स वैल्यू इज 6.673 मल्टीप्लाई 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। सिंस द मैस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, क्योंकि अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, इट अट्रैक्ट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के साथ जो है ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि जो अब ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होती है। कैसे, देखें, ये एक मैस है, तो ये अर्थ का मैस है, ये इसको अपनी तरफ जो है फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब देखें, नेक्स्ट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, जो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है ना बच्चों, वो बेसिकली इसके साथ रिलेट करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। किस तरह, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हमने ये देखा है कि एक मैस दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूसरा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरह ये दोनों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। देखें, इट इज टू बी नोटेड दैट m1 mass m1 attracts m2 towards it with a force f, while m2 attracts m1 towards it with a force of the same magnitude but opposite in direction। वो कह रहा है कि लेट्स सपोज के दो मैसेज है, m1 है m2 है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये है। तो एक जो है वो फोर्स
F1 के साथ इसको अट्रैक्ट करता है, दूसरा F2 के साथ, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन करते हैं। तो इसी तरह न्यूटन के थर्ड लॉ में भी होता है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इज कंसिडर्ड एट द एक्शन, अगर M1 जो फोर्स लगा रहा है, लेट्स सपोज वो एक्शन है, तो जो M2 लगा रहा होगा वो क्या होगा, M2 विल बी द रिएक्शन। जो M2 फोर्स लगा रहा होगा वो रिएक्शन होगा। The action and the जी सर। reaction due to a force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent with the Newton's third law of motion. ये न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि उसके साथ रिलेट कर रहा है, which states, जो कि हमें बताता है, to every action there is always an equal but opposite in opposite reaction. वो कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है but opposite in direction. तो ये था हमारे पास बच्चों कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह थर्ड लॉ के साथ रिलेट करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि हाउ न्यूटन थर्ड लॉ रिलेट विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका ये आंसर आपने देना है।